तो कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे हैं। तो चलो हम आज देखते हैं 2024 बजट 2023 24-25 का हमारा लास्ट सेशन है ये, क्योंकि इसमें हम सबको समराइज़ करके बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है, एंड से स्टार्टिंग से और एंड तक। चलो तो आइए, पहले तो हम ये बताते हैं कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 9 स्तंभ बताए गए थे वो कौन-कौन से हैं, तो इनको देखते हैं। वो है ये 9 स्तंभ। इनमें है इनमें है ये। तो एक-एक करके देखते हैं हम। चलो, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। थर्ड है इंक्लूसिव एवं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स है एनर्जी सिक्योरिटी। सेवन्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। एट्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नाइन्थ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये थे 9 स्तंभ जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए थे। और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 4 कास्ट बताई गई है। वो है अन्नदाता, फार्मर, गरीब, पुअर और यूथ, युवा और महिलाएं, वुमेन्स। ये 4 बताई गई है। बजट की थीम थी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ये बजट की थीम थी। तो अगला हम देखते हैं कि पैसे कहाँ-कहाँ से आते हैं और कहाँ-कहाँ पर जाते हैं। इनको एक-एक करके देखते हैं। तो मनी मनी रुपए कम्स फ्रॉम। तो मनी कहाँ से आते हैं इसको देखते हैं एक-एक करके हम। तो ये है हमारा सबसे ज़्यादा मनी आता है, आपको दिख रहा होगा कि बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। मतलब एक हम उधार लेते हैं उससे और हमारी लाइबिलिटी से 27% आता है। नेक्स्ट अगला आता है वो है 19% जो इनकम टैक्स आता है। जो सभी जानते हो कि इनकम टैक्स जैसे जो कोई जॉब करता है अपनी इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स करते हैं, और ये डायरेक्ट टैक्स भी होता है। अगला है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे 18% आता है। अगला है हमारा कोऑपरेटिव टैक्स, ये 17% आता है इससे। अगला है हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, इससे 5% आता है। अगला है नॉन टैक्स रिसिप्ट, इससे 9% आता है। अगला है कस्टम ड्यूटी कस्टम्स, इससे 4% आता है। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इससे हमारा 1% आता है। तो ये था। अब देखते हैं रुपए कहाँ-कहाँ पर जाते हैं हमारे। ये देखते हैं कितना परसेंट कहाँ-कहाँ पर जाते हैं। तो सबसे अधिक रुपए हमारे खर्च होते हैं वो होते हैं स्टेट शेयरिंग ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। जो स्टेट के साथ में जो टैक्स और ड्यूटी शेयर करते हैं ना, उसमें 21% खर्च होते हैं। और अगला होता है 19% जो इन्वेस्टमेंट पेमेंट के तहत खर्च होता है। अगला होता है हमारा 16% जो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो केंद्रीय स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक्सक्लूडिव कैपिटल आउटले और डिफेंस एंड सब्सिडीज़, इनमें ये 16% खर्च होता है। जैसे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट या फिर डिफेंस वगैरह पे जो भी खर्च होता है। अगला होता है हमारा 9% होता है फार्मर कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, 9%। ऐसे ही अदर एक्सपेंडिचर भी 9% होता है। अगला है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें 8% खर्च होता है। अगला है हमारा डिफेंस में भी 8% खर्च होता है। अगला है हमारा सब्सिडी, इसमें 6% खर्च होता है। अगला है हमारा 4% जो पेंशन होती है, जिस पे मुद्दा भी चल रहा है, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन। तो जो ओल्ड पेंशन है उस पे जो सब्सिडीज जो खर्च होता है वो होता है 4%। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट कहाँ से आती है और कहाँ पर क्या होता है। रिसिप्ट रिवेन्यू कितनी है? तो 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2024-25, तो ये लगातार बढ़ रही है। तो ऐसा भी यूपीएससी पूछ लेती है कि हमारी पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में, पिछले 10 सालों में रिसिप्ट लगातार बढ़ रही है या घट रही है। तो ये ध्यान रखना कि लगातार बढ़ती जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जिग जैग की तरह बढ़ रही है, घट रही है, क्योंकि एक उसमें नहीं है ये
पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, तो ये इसको वो नहीं कहेंगे हम कि भाई ये लगातार बढ़ रही है। नहीं, लगातार नहीं बढ़ रही, पहले घट रही है, पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो ये ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को देखते हैं। एक्सपेंडिचर में है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 2022 23 24 24 25 24 25 ये ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है 22 से लेके 25 तक। ऐसे ही इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहले 10% था, फिर 13% हो गया, फिर 12% हो गया, फिर दोबारा 15% की उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये लगातार नहीं है। तो ये वाली बात को ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ लेती है, स्टेट पीसीएस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे है कौन सी स्कीम को कितने पैसे खर्च होते हैं, कौन सी स्कीम में, ये देखते हैं। तो इसको देखते हैं हम। ये है मनरेगा में 2022-23-24 के अंतर्गत 60,000 लोग बेनिफिट हुए थे, जबकि 2024-25 में 86,000 बेनिफिट होने की उम्मीद है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इतने करोड़ 2023-24 में 840 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि 24-25 में 1200 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है। नेक्स्ट है 2023-24 में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में कितने रुपए खर्च किए गए हैं, तो ये है 442 रुपये 23-24 में, लेकिन 24-25 में 2,228 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें 2022-23 में 1,200 करोड़ रुपए, जबकि 2024-25 में 2,143 करोड़ रुपए का खर्च करने की उम्मीद है। अगला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें 2023-24 में 3,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया था, लेकिन 2024-25 में 6,903 करोड़ रुपए का। अगला है सोलर पावर ग्रिड, इसके अंतर्गत 2023-24 में 4,900 देख सकते हो आप 4,970 करोड़ रुपए, जबकि 24-25 में 10,000 करोड़ रुपए। अगला है हम देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट। जैसे 2023-24 में एलपीजी जो योजना ही, उसके अंतर्गत 180 करोड़ और 2024-25 में 1,500 करोड़ रुपए, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगला है लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आईडीईएफ स्कीम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 2023-24 में 1,300 करोड़ रुपए, जबकि 2024-25 में 3,849 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। अगला है हम देखते हैं कि मजबूत आर्थिक सुधार क्या क्या हुए थे। जो चालू खाता घाटे में सुधार हुआ था, पहले ये बढ़ रहा था, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ये जिगजैग के रूप में, मतलब लगातार ना तो घट रहा ना ही लगातार बढ़ रहा, ये ध्यान रखना होगा। ऐसे ही वित्त वर्ष 2023-24 में 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रहेगी, ये उम्मीद है। जबकि 2019-20 में इतनी थी, 2020-21 में इतनी थी, सबसे ज़्यादा कोविड-19 था ना, इसलिए तो ये जिगजैग ये भी। अब दूसरा है विस्तारित पीएमआई इंडेक्स, तो ये भी देख लो आप, जिगजैग की तरह कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि लगातार नहीं है। यूपीएससी में स्टेटमेंट पूछते हैं कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, तो लगातार नहीं है। अगला है पीएमआई, हमको बता पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये, तो ये लगातार ना तो घट रही है ना ही बढ़ रही है, क्योंकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग फ्लक्चुएशन कर रही है, ठीक है। अगली है एससीबी के सकल एनपीए में कमी, ना तो लगातार बढ़ रही ना ही लगातार घट रही, क्योंकि पहले लगातार बढ़ी है फिर लगातार घटी है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है जीडीपी। अगला है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी। हाँ, तो लगातार ये पिछले 1 2 3 4 5 साल से लगातार 4 साल से लगातार घट रही है, तो ये तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेती है लगातार जीडीपी का राजकोषीय घाटा लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, तो लगातार घट रहा है, क्योंकि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9.2 था, 2022 में 6.7 था, 2023 में 6.4 था और 2024 में 5.6 रहने की उम्मीद है, तो ये लगातार घट रहा है। अब मुद्रा नियंत्रण आपको पता है जिगजैग की तरह चल रहा है, देखो पहले 6.2%, फिर 5.5%, फिर
6.7%, फिर 5.4%। तो ये लगातार घट रहा बढ़ रहा, तो ये इसमें कोई वो नहीं है लिंक। अब अगला देखते हैं हम। अगला भाई कर प्रस्ताव, करों का सरलीकरण किया गया है। कौन कौन से करों को? जो आयकर अधिनियम 1961 का है उसकी समीक्षा की गई, और धर्मार्थ संस्था एवं TDS का सरलीकरण किया गया है। मुकदमेबाजी और अपील को कम करने की कोशिश की गई है। कर आधार एवं वृद्धि करना, जो कर है उसका आधार बढ़ाया जाएगा कि भाई कर कितनी जगह से लिया जाएगा, इसका आधार बढ़ाया जाएगा और इसमें वृद्धि की जाएगी। दूसरी है क्षेत्रीय विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव, तो जैसे व्यापार आसान होगा, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अगला है सीमा शुल्क में परिवर्तन। कौन कौन सी सीमा शुल्क में क्या क्या परिवर्तन किए गए ये देखते हैं और किसको लाभ होगा। कैंसर की 3 दवाइयों पर सीमा शुल्क को पूर्णतः हटा दिया गया है। इससे किफ़ायती दवाएं मिल पाएगी। जो कैंसर की 3 दवाई थी उन पे से बिल्कुल भी सीमा शुल्क हटा दिया, तो इससे जो कैंसर के मरीज हैं उनका इलाज में पैसे कम खर्च होंगे और लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PBS और चार्ज पर BCD घटाकर 15% कर दिया गया है, जो मोबाइल उद्योग इंडस्ट्री पर है। दूसरा है सोने चांदी पर सीमा शुल्क 6% से घटाकर 6% और प्लेटिनम से 6.4% कर दिया गया। ये घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए है, क्योंकि आपको पता है अपने भारतीय समाज की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे महिलाएं गहना वगैरह पहनती हैं और वो सोना सस्ता होगा, इस वजह से आप महिलाओं को भी महिला इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएगी। अगला है झींगा और फिश फीड पर BCD घटाकर 5% करना, समुद्री निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। अगला है सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। जो भी गांव में या फिर सिटी में कहीं भी जो सोलर पैनल लगा के लाइट को जो कि ये स्वच्छ ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, उसको ये छूट प्रदान की जाएगी पूंजीगत वस्तुओं पर। जैसे कोई भी सोलर प्लांट खरीदना है, सोलर प्लेट खरीदनी है, उसके लिए कैपिटल ये पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी जाएगी, इन वस्तुओं पर छूट दी जाएगी। ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता होगी। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूर्णतः खत्म कर दिया गया। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत से क्रिटिकल खनिजों को इस सूची में डाला गया और इसके तहत इनको कर से बिल्कुल ही छूट दी गई है, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाने के कारण। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष कर के लिए, तो ये है प्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव। अनुपालन का, जो भी अनुपालन मतलब उसको लागू करने की बात चल रही है यहाँ पे। अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। ठीक है, अब पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा उसको देखते हैं। जो वित्तीय संपत्ति पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा और सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12%, 12.5% का कर लगेगा। ये देखना होगा। जो है वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्ति पर दीर्घकालिक लाभ होगा ना, उस पर 12.5% लगेगा, जबकि जो वित्तीय परिसंपत्ति उस पर लघु अवधि के लिए 20% का कर लगेगा। अगला है वित्तीय परिसंपत्ति पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है। अगला है रोजगार और निवेश। रोजगार और निवेश, निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। जो भी रोजगार वगैरह करते हैं, एंजल टैक्स वो होता है जो मार्केट से जोखिम लेके लाभ कमाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स कहते हैं। अब अगला है घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था करना। दूसरा है विदेशी खनन कंपनियां अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले, जैसे सूरत में हीरा इंडस्ट्री है, मतलब डायमंड इंडस्ट्री है, उसको विदेशी खनन कंपनियां अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। तो ये भी किया गया, इस वजह से सहूलियत होगी। अगला है हम देखते हैं, अगला है नई कर व्यवस्था को सरल बनाना। तो इसमें क्या क्या किया गया है उसको देखते हैं। तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 17,500 तक की बचत, ठीक है,
इसके अंतर्गत है 0 से लेके 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा, 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा, 10 लाख से 12% तक 15% टैक्स देना होगा, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से अधिक 30% टैक्स देना होगा। ये था। अगला है वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है, मानक कटौती। अगला है पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम ये देखते हैं कि भाई किसको कितना पैसा अलॉट किया गया है बजट 2023-24 में। तो हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में लगातार बजट बढ़ रहा है। इसका मतलब है हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होती जा रही है। ये डाटा किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। पहले 73,551 करोड़ रुपए थे 2022-23 में, 2023-24 में 79,221 करोड़ रुपए हो गए, और 2024-25 में ये 89,287 करोड़ रुपए हो गए। मतलब लगातार बढ़ रहा है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई हेल्थ सेक्टर में लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, तो लगातार बढ़ रहे हैं, या पूछ सकती है लगातार पैसे नहीं बढ़ रहे, नहीं, तो लगातार पैसे इसमें बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं हम एजुकेशन में लगातार पैसा बढ़ रहा है। देखो एजुकेशन में और हेल्थ में दोनों में लगातार बढ़ रहा है। जैसे 2022-23 में एजुकेशन में 98,567 करोड़ रुपए थे, 2023-24 में 10,000 सॉरी ये थी 10,000 एक ये 1,08,878 करोड़ रुपए। दूसरा अगला 2024-25 में था 1,25,638 करोड़ रुपए, ये एजुकेशन सेक्टर में था। तो एजुकेशन में भी लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। अगला देखते हैं हम, ये है अर्बन डेवलपमेंट और ये है रूरल डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में आपको पता है कि पहले 2022-23 के अंतर्गत 77,310 करोड़ रुपए था, लेकिन 2023-24 के अंतर्गत 69,271 करोड़ रुपए हो गया, तो ये घटा है। और फिर 2024-25 में दोबारा 82,577 करोड़ रुपए हुआ। तो इसका मतलब है पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो ये लगातार नहीं बढ़ रहा, ठीक है, नहीं लगातार घट रहा। अगला देखते हैं रूरल डेवलपमेंट में आप देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना वगैरह आई है, इसके अंतर्गत है 2022-23, इसके अंतर्गत 2,38,396 करोड़ रुपए, 2023-24 में 2,38,984 करोड़ रुपए, 2024-25 में 2,65,808 करोड़ रुपए बजट अलोकेट किया गया। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस में कितना पैसा था 2022-23 में? देखो कितने सा था, 11,551 करोड़, लेकिन 2022-23-24 में 23,982 करोड़, और 2024-25 में देखो भरमार आज 86,339 करोड़ रुपए आउटले किए गए थे फाइनेंस के लिए। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट कैसा रहा हमारा एज ए जीडीपी के कंटेक्स में। तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट था 9.20 करोड़, और 2022 में फाइनेंशियल ईयर तो ये था 6.70 करोड़, और 2023 में फाइनेंशियल में 6.40, और 2024 में 5.6 करोड़ रहने वाला है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ये है हमारा ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ था, क्या क्या है। तो ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा डाटा है। तो 2022-23 के अंतर्गत 3,90,508 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया था। अब 2022-23 के अंतर्गत 5,24,941 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया था। अगला है 2023-24-25 में 5,44,128 करोड़ रुपये एलोकेट किया। तो इसका मतलब है लगातार बढ़ रहा है, किसमें? इसमें ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। अब देखते हैं सोशल जस्टिस के सेक्टर में देखते हैं कि 2022-23 के अंतर्गत 40,470 करोड़ रुपए था। 2023-24 के अंतर्गत 46,741 करोड़ रुपए था। 2024-25 के अंतर्गत 56,501 करोड़ रुपए था सोशल वेलफेयर के अंतर्गत।
अब अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं कि रिसिप्ट कहाँ से कितना रिसिप्ट आता है, कितना कौन से ईयर में आया था। तो 2022-23 के अंतर्गत आया था 23.8 करोड़ रुपए। 2023-24 में आया था 26.3 करोड़ रुपए। 2023-24 के अंतर्गत ये 27 करोड़ रुपए। 2024-25 के अंतर्गत 31.3 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है रिसीव। अब ये भी देखते हैं कि भाई कितना किस किस सेक्टर में कितना कितना बजट एलोकेट किया गया था। तो आप इसको देख सकते हो, ये पूरा है, इसको हम देखते हैं। अब ये देखते हैं डिफेंस के अंतर्गत 4,54,773 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत 2,65,808 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे खेती के साथ में पशुपालन करना, मधुमक्खी पालन करना, फिश पालन करना, इनको कहते हैं संबंधित क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत किया था 1,51,851 करोड़ रुपए। और होम मिनिस्ट्री को, होम अफेयर को कितना दिया गया था, 1,50,983 करोड़ रुपए दिए गए थे। एजुकेशन सेक्टर में कितना दिया गया था ये देखते हैं, 1,25,638 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी तहत IT कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी IT कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत 1,16,342 करोड़ रुपए दिए गए थे। और हेल्थ सेक्टर में कितना दिया गया था, 89,287 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी के तहत एनर्जी सेक्टर में 68,796 करोड़ रुपए दिए गए थे। सोशल वेलफेयर में 56,551 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी के तहत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत 47,559 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था। तो अब अगला देखते हैं हम, अब ये भी देखते हैं हम कि जो विकसित कंट्री है उनके कंटेक्स्ट में इंडिया में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। जैसे एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है, साथ ही एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है, साथ ही हेल्थ पे कितना खर्च किया जा रहा है, साथ ही शोध पे कितना खर्च। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर GDP में अमेरिका 16.6% खर्च कर रही है, जर्मनी 12.7% खर्च कर रही है, साथ ही जापान 11.5% खर्च कर रही है। जबकि भारत का देखो आप बजट 2.6% अपनी GDP का, और अमेरिका, जर्मनी और जापान को देखो अपने इनके मतलब 10-10 गुना, अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा, जर्मनी से 6 गुना, अमेरिका भारत से 6 गुना ज़्यादा, इधर का है कि ये अमेरिका भारत से 14-15 गुना ज़्यादा। तो देखो इतना खर्च कर रही है। अब देखते हैं शोध एवं विकास पर खर्च कितना कर रही है। तो इजराइल सबसे ज़्यादा 4.9% अपनी GDP खर्च कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड 3.2% खर्च कर रहा है। अमेरिका 3% खर्च कर रहा है। जबकि भारत देखो, भारत केवल 0.7% खर्च कर रहा है अपनी GDP का। तो कहाँ क्या हो सकता है, देखो आप कितना सा खर्च कर रहा है। जबकि इजराइल देखो। अब अगला देखते हैं हम, एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है ये भी देखते हैं। एजुकेशन में कौन सी कंट्री कितना खर्च कर रही है ये भी देखते हैं। अब देखो शिक्षा पर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा का खर्च है 5.5%। दूसरा अमेरिका का 5% खर्च है GDP का शिक्षा पर। जर्मनी का 4.8%। और भारत का देखो केवल 3% खर्च हो रहा है GDP का। तो फिर हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको बजट बढ़ाना होगा, तब हमारी एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम, और जो फिलोसफी, जो PhD कर रहे हैं स्टूडेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उनको फंड भी अलोकेट होगा। जब हम पैसे ही अलोकेट नहीं करेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, और फिर कहाँ से रिसर्च करेंगे, वो कहाँ से अपनी रिसर्च के लिए पैसे खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट ही जब पैसा खर्च नहीं करेगी तो कहाँ से नए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए ये देखना होगा। तो अगला देखते हैं हम, अगला इसको देखते हैं कि भाई किस किस योजना के अंतर्गत कितना रुपया खर्च किया गया था ये भी देखते हैं। तो 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। अगला है 21,336 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था मेट्रो परियोजनाओं के लिए, और 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया था। अगला है
8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे अमृत मिशन के लिए, जिसके अंतर्गत रामसर साइट को भी ऐड किया गया है। आपको पता है कि तमिलनाडु में टोटल अब 18 रामसर साइट हो गई, पहले 16 थी, 2 और ऐड कर दी, जिसके अंतर्गत है राजायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य। एक मध्य प्रदेश में ऐड की गई थी तवा जलाशय। तो ये 3 ऐड करने के बाद में हमारे इंडिया में रामसर साइट 85 हो गई। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो उसके जाके, बहुत अच्छी। और 2015 में इस मिशन का शुरुआत की गई थी, अमृत मिशन की, 2015 के अंतर्गत। अगला देखते हैं हम, 86,000 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। मतलब मनरेगा के अंतर्गत 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अगला देखते हैं हम, 60,000 करोड़ रुपए के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गए थे। कितने? 60,000 करोड़ रुपए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आप ये भी देख सकते हो कि भाई किसानों भी आंदोलन कर रहे हैं सब्सिडी वगैरह के लिए, तो ये भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह के लिए, तो ये है। अब ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको ये बहुत पसंद आया होगा, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।